जय हिंद बच्चों। हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एलईसी पर। आज हम आपको पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और आप लोग देखें। आज हम केमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन से हमारा चैनल चल रहा था, उसमें और टेक्निकल के वीडियो आ रहे थे, लेकिन केमिस्ट्री की वीडियो ना आ पा रहा था। उसके लिए हम लोग खेत जताते हैं और जो है एक नए सिरे से हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक आधार और एक है ठीक है, भौतिक में हम तीन चीज को पढ़ते हैं: ठोस, द्रव और गैस। देखिए बच्चों, पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा जाता है रासायनिक के आधार पर। एक है भौतिक, एक है रासायनिक। उसके बाद भौतिक को तीन वर्गों में बांटा गया: ठोस, द्रव, गैस। तो आज हम लोग जैसे ठोस की चर्चा करते हैं तो ठोस है। ठोस वह पदार्थ होता है जिसके इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से बंधे होते हैं, एकदम उनके जो बीच का गैप होता है बहुत कम होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसकी बहुत कम होती है। अर्थात ठोस वह पदार्थ होता है। आप लोगों को बोलने चलेगा? चलिए, ठोस। गैप बहुत कम होता है। देखिए, ठोस वह पदार्थ होता है जिनके इलेक्ट्रॉनों के बीच का गैप बहुत कम होता है अर्थात नगण्य होता है, उसको हम ठोस कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख लेंगे, आप लोग लिख लीजिए। अगर हमको यहाँ पर दूसरी डिफिनीशन लिखना है तो वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। और ठोस का जो एग्जाम्पल है यहाँ आपको हम दे दे रहे हैं: लकड़ी, पत्थर, लकड़ी, पत्थर और लोहा, ये सब ठोस की कैटेगरी में आते हैं। लिख लीजिए आप लोग। तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हम द्रव के बारे में समझते हैं। द्रव वह पदार्थ जिसका आयतन, वह पदार्थ जिसका आयतन
आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। वह द्रव कहलाता है। जैसे पानी, दूध, ये सब द्रव का एग्जाम्पल है। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। देखो बच्चों, द्रव वह पदार्थ होता है जिसका आयतन तो निश्चित होता है, अर्थात उसका जो आयतन हो, जैसे किसी हम बर्तन में किसी द्रव को रख दे तो उसका एक आयतन, मतलब उसका वेट तो बराबर होगा, लेकिन उसका जो निश्चित होता है, जो उसका आयतन होगा वो निश्चित होता है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब उसका जो आकार होना चाहिए, फैलाव, वो निश्चित नहीं होता है। वो लिक्विड की श्रेणी में आता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे पानी, दूध और डीजल, ये सब लिक्विड अवस्था में आते हैं। डीजल, ये सब लिक्विड अवस्था में आते हैं। हाँ, आप लोग लिख लीजिए इसको ध्यान से। यही सब पूछा जाता है डिप्लोमा में। बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं पूछे जाते, सिंपल ही पूछा जाता है, और आप लोगों को यही चाहिए। आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग गैस के बारे में देखते हैं। गैस वो होता है जिसको अगर हम किसी पॉट बर्तन में संपीड़ कर कर अगर भर देते हैं तो ये लिक्विड अवस्था में आ जाता है, और अगर उसको बाहरी तापमान में छोड़ा जाता है तो गैस की तरह मतलब निकलने लगता है, उड़ने लगता है, उसी को हम गैस कहते हैं। और वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता है, गैस कहलाता है। देखिए, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित रहता है, गैस कहलाता है। जैसे इसमें आयतन और आकार का तात्पर्य है, आयतन और आकार का मतलब कि किसी गैस को यदि हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसका जो आयतन है काफ़ी बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर उसी गैस को हम किसी बर्तन में या किसी सिलेंडर में संपीड़ कर कर भर देते हैं तो उसका आयतन छोटा हो जाता है। तो इसी के अनुसार इसको कहा जाता है कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, वो गैस कहलाता है। ठीक है, आप लोग लिखिए इसको ध्यान से। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आदि गैस के उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए उसको। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग रासायनिक आधार पर चलते हैं।
अब इसमें हम इसका वर्गीकरण देखेंगे कि इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक तो हम लोग देख चुके हैं, अब रासायनिक का हम लोग देखेंगे। शुद्ध, इसमें दो, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद शुद्ध में हम लोगों का आ जाएगा तत्व, तत्व। ठीक है, शुद्ध में हम लोगों का आ जाएगा तत्व और यौगिक। ठीक है, उसके बाद तत्व में हमको तीन भागों में इसको बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। देखिए, शुद्ध जो होता है जिसमें एकदम प्योरिटी शुद्ध होती है, उसमें कोई चीज़ मिलाया नहीं गया होता है, वो शुद्ध होता है। ठीक है, जैसे शुद्ध में हम पहले आएगा तत्व। तत्व जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व आएंगे वो सब एकदम शुद्ध होंगे। ठीक है, और वो एकदम शुद्ध। और जो यौगिक हो गए, जो शुद्ध में कोई अलग से डोप कर दिया जाए या फिर अलग से कोई तत्व को मिला दिया जाए, उसको कहेंगे हम यौगिक। ठीक है, तो हम लोग पहले शुद्ध के बारे में जानेंगे। धातु, धातु होता है जिसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े नहीं हैं इसलिए पता नहीं होगा, तो हम केवल धातु के बारे में बता देते हैं। धातु होता है जिसमें मटेरियल जो होता है वो बहुत सॉलिड होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है, उसको हम ठोस कहते हैं। और अधातु मतलब जो अचालक होता है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता। धातु चालक होता है जिसमें हम धारा का प्रवाह कर सकते हैं। चाहे आप लोग थोड़ा सा ऊपर कर दें, दिख नहीं रहा होगा। धातु जिसमें इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप बहुत ही कम होता है, अर्थात नगण्य होता है, नगण्य होता है, उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, धातु में एग्जाम्पल जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ये सब धातु की श्रेणी में आते हैं। जिसमें धातु होता है, धातु अर्थात चालक, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसको हम चालक कहते हैं, उसी को हम धातु कहते हैं। ठीक है, और आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप बहुत कम होता है, अर्थात नगण्य होता है, उसे हम धातु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा और एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरा देखते हैं, अधातु। वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, उसे हम अधातु कहते हैं। अधातु कहते हैं। अगर आप लोग को ये आधात मतलब है तो यहाँ हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंसुलेटर। इसका होता है इंसुलेटर, और चालक का होता है कंडक्टर, अगर आप लोग को इंग्लिश में देखना है।
चालक COMD हो गया कंडक्टर। तो इंसुलेटर, इंसुलेटर वह होता है जिसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात धारा का प्रवाह नगण्य होता है। ठीक है, और उसी को हम अधातु कहते हैं। अधातु में जैसे आ जाएगा हमारा लकड़ी, एग्जाम्पल में आ जाएगा लकड़ी, उसके बाद पत्थर। ठीक है, ये सब हमारे अधातु में आ जाएंगे जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट तो कर लिए होंगे आप लोग कर लीजिए उसको नोट। चलिए हम लोग मिटाते हैं इसको। हम लोग देखते हैं उपधातु। उपधातु उपधातु वह पदार्थ होता है जिसमें कंडक्टर तथा इंसुलेटर दोनों का गुण पाया जाता है। उपधातु वह पदार्थ होता है जिसमें कंडक्टर और जो है इंसुलेटर दोनों का गुण पाया जाता है। अगर हम उसको जैसे कोई उपधातु है, यदि उसके हम ताप में वृद्धि कर दें या फिर उसके जो है तापमान को थोड़ा सा बढ़ा दें तो कंडक्टर का रूप धारण कर लेगा, और उसमें अगर थोड़ा हम कम कर दें जो है तो इंसुलेटर का गुण धारण कर लेता है। ठीक है, दोनों बीच की कड़ी होता है इंसुलेटर में। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दें, माइका, इंसुलेटर पेपर, इंसुलेटर पेपर आदि जो है उपधातु के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको, तब तक हम ठीक है। अब देखिए हम लोग रासायनिक में तत्व तो देख ही लिए थे। ठीक है, अब जो है तत्व के दो पार्ट थे हमारे, एक धातु, नहीं तत्व के दो पार्ट थे ना, तत्व और यौगिक। तो हम यौगिक को देख लेते हैं। यौगिक में भी दो कैटेगरी होती है। ठीक है, आप लोग देखिए यौगिक में दो कैटेगरी होती है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक कार्बनिक और अकार्बनिक। देखिए जो कार्बनिक होता है वह तत्व जिसमें कार्बन जुड़ जाए, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। देखिए आप लोग, कार्बनिक वह तत्व होता है जिसमें कार्बन जुड़ जाए, कार्बनिक तत्व कहलाता है या कार्बनिक यौगिक कहलाता है। वो जैसे हम किसी फार्मूले को देखते हैं तो फार्मूले में आप लोग देखे होंगे कि कार्बन जुड़ता है, किसी में कार्बन नहीं जुड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लो हमको CaCO3 लिखना है, तो इसमें जो है कार्बन जुड़ा है
तो कार्बन जुड़ा इसलिए ये कार्बनिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अकार्बनिक के बारे में। यह हुआ पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं जुड़ता है, वह पदार्थ अकार्बनिक कहलाता है। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं जुड़ता है अर्थात कार्बन नहीं होता है वह अकार्बनिक कहलाता है। जैसे हम CaCl2 ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें कार्बन नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया अकार्बनिक पदार्थ। नहीं सॉरी, इसमें कार्बन नहीं जुड़ा है, इस तो ये हो गया अकार्बनिक। ठीक है, और जिसमें कार्बन जुड़ा होता है वो कार्बनिक होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब हम लोग तत्व के बारे में तो पूरा जान चुके हैं। ठीक है, अब रासायनिक आधार में जो है हम लोग एक शुद्ध तो देख लिए हैं, अब अशुद्ध के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये शुद्ध था, अब अशुद्ध के बारे में। अशुद्ध को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। ठीक है, देखिए शुद्ध तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं सब पूरा शुद्ध में आ गया। ठीक है, अब अशुद्ध को हम देखते हैं। अशुद्ध में एक आता है समांग मिश्रण, एक आता है विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो हम आपको समांग के बारे में बताते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, थोड़ा सा नोट करिए। चलिए, ऐसा मिश्रण जिसमें हम किसी अलग पदार्थ को डालते हैं तो वह पूरी तरह घुल जाता है, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसमें हम किसी अलग पदार्थ को, जैसे कोई एक पदार्थ है उसमें किसी अलग पदार्थ को डाल करके मिलाते हैं तो पूरी तरह घुल जाता है। अर्थात जब उसको मिला दिया जाता है दोनों को तो उसमें हम किसी चीज़ को अलग नहीं कर पाएंगे दोबारा। ठीक है, जैसे हमको चीनी और पानी को, अगर हम चीनी पानी को एक साथ मिला दें तो हम ना ही चीनी अलग कर पाएंगे और पानी तो खैर अलग हो ही जाएगा, लेकिन उसमें जो चीनी है वो पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग समांग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल चीनी पानी का घुलना। ठीक है, ये होता है समांग में आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए आप लोग। चलिए, अब हम लोग विषमांग को देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग विषमांग को देख लेते हैं। देखिए, विषमांग वह पदार्थ होता है जिसमें दो पदार्थ को मिलाने के बाद वो दिखता है कि
जैसे दो पदार्थ हम लोग मिला दिए तो एक पदार्थ अलग दिखेगा, एक पदार्थ अलग दिखेगा, उसी को हम लोग विषमांग कहते हैं। जैसे अभी आप एक दाल ले आई, उसके बाद दाल में एक मटर की दाल कर दीजिए, एक अरहर की दाल कर दीजिए, ठीक है, तो पता चल जाएगा, क्योंकि मटर का दाना थोड़ा बड़ा होगा और अरहर का दाना थोड़ा छोटा है। तो फिर मूंग का कर दीजिए, तो भी दोनों को अलग अलग करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोयले को, अगर कोई कोयला है उसको पानी में भिगा कर दिया जाए तो देखेंगे आप कुछ देर बाद जब उसको निकालेंगे छान कर, तो कोयला अलग निकल जाएगा, उसके बाद पानी अलग हो जाएगा, तो उसी को हम विषमांग कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें दो पदार्थ को मिलाने के बाद दोनों अलग अलग निकाल दिए जाएं तो उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। हाँ, ठीक है। वह पदार्थ जिसमें दो अलग अलग पदार्थों को मिला दिया जाए और दोनों को अलग अलग करके निकाल भी दिया जाए, उसको हम विषमांग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग आपको बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे दो दाल को आपस में मिलाना, कोयला पानी में मिलाना, ठीक है, ये हमारा विषमांग का उदाहरण है। दो दाल को आपस में अगर मिला देंगे तो अलग अलग छान सकते हैं, और जो कोयला होता है उसको अगर पानी में मिला देंगे और उसके बाद अगर उसको छान लिया जाए तो देखेंगे आपकी कोयला अलग निकल जाता है और पानी अलग निकल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम आज पूरा आपको पदार्थ की अवस्था के बारे में बता देंगे कि पदार्थ कितनी अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, ठीक है। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। नंबर 4 प्लाज्मा। नंबर 5 ठोस, कंडेंसेट, आइंस्टीन। बस देखिए, हम लोग द्रव के बारे में पढ़ लिए, ठोस के बारे में पढ़ लिए, द्रव के बारे में और गैस के बारे में पढ़े, थोड़ा सा प्लाज्मा की अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी, हम लोग थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें होगा बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है। तो हम लोग ठोस के बारे में जान लिए, द्रव के बारे में, गैस की, प्लाज्मा नहीं जान पाए। प्लाज्मा देखिए, जो प्लाज्मा होता है, जैसे जब कोई वस्तु, ठीक है, ये जब कोई वस्तु का परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है, जब, जैसे हम, चलिए हम प्लाज्मा के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्लाज्मा। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्लाज्मा। यह पदार्थ की
चौथी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करके बनाया जाता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। आप लोग लिखिए इसको। प्लाज्मा कहते हैं। और यह है गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है। वह पदार्थ यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म कर दिया जाता है, और गर्म करने के बाद जब वो अवस्था आ जाती है जिसे भाप बनने लगता है। नॉर्मल गैस की तुलना में नहीं, ये बहुत ही उच्च टेम्परेचर, करीब 3500 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस इतने पर गर्म किया जाता है। तो इतने पर गर्म करने के बाद जो अवस्था बदलता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है, बहुत कम ही इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके जो कण होते हैं, इसके कण अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। ठीक है। आप लोग लिखिए इसको। ठीक है। एग्जाम्पल, सूर्य और तारों में ईंधन को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है। जो सूर्य और तारे होते हैं उसमें जो ईंधन पैदा होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। जैसे नाभिकीय विखंडन हुआ, उसमें भी प्लाज्मा होता है। और जो सूर्य में स्टोर एनर्जी होती है उसमें भी प्लाज्मा होता है। ठीक है। आप लोग लिखिए इसको। चलिए, जो हम लोग एक बोस आइंस्टीन वाला लिखे थे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है जिसमें हम पदार्थ को ठंडा करके बनाते हैं। ठीक है। यह पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ हुआ उसको जब हम ठंडा करके कम से कम 500 माइनस डिग्री सेल्सियस पर, तो एक अवस्था हो जाता है जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है। बहुत ठंडा करने पर, देखिए, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है जिसमें हम पदार्थ को ठंडा करके बनाते हैं। जैसे द्रव है उसको हम बहुत, जैसे माइनस 250 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस 500 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद जो बनता है उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी आज हम लोगों का पदार्थ का वर्गीकरण का टॉपिक खत्म होता हुआ है। अगली बार हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे। धन्यवाद। सारी भाई एक चीज़ भूल गए थे, और हमारे एलईसी के चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और अपना प्यार, और जो त्रुटि हो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग
उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।